Neet, you can hear me? Yes, sir. You are audible. Yeah, great. So thank you so much, guys, for joining our space in such a large number. And as promised, I'll talk during my presentation most of the facts in Hindi, because बहुत सारे viewers को पिछले टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम था इंग्लिश को समझने में, तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश का मिक्स रखेंगे ताकि सबको समझ में आए, राइट? ठीक है, ओके। सो सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि मेरा नॉर्मली अप्रोच क्या रहता है। नवनीत, आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू, राइट? Yes, sir. You are loud and clear. ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले मेरा क्या अप्रोच रहता है कि यार फंडामेंटली क्या लग रहा है और मदर मार्केट में क्या हो रहा है। सो मदर मार्केट क्या है अपने लिए यूएस मदर मार्केट है, राइट? सो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लाइक अभी टीम ने शेयर किया मुझसे इन्वर्टेड यील्ड कर्व को लेके एंड उसको लेके रिसेशन एंड ऑल दो स्टफ, तो उसको भी बात करेंगे। बट पहले ऐसा समझो कि वर्ल्ड की अगर कोई सबसे इफिशियंट मार्केट है, अगर वर्ल्ड की कोई सबसे इफिशियंट मार्केट है, ऐसे तो मार्केट 100% इफिशियंट नहीं होती है, बट अगर कोई है मार्केट तो वो यूएस मार्केट है। और अगर वहां पे रिसेशन आने वाला है तो डाउ ऐसे कैसे अपने 200 मूविंग ईएमए के ऊपर, ईएमए 10 के ऊपर, ईएमए 21 के ऊपर और ईएमए 63 के ऊपर चला जाएगा। और चलो चला भी जाएगा, वो भी वॉर के बीच में, और उसको सस्टेन भी कर रहा है, राइट? आज का भी अगर आप कैंडल देखो तो एक छोटा सा डोजी सा कैंडल है, उसके पहले कल एक बड़ा सा, एक समझो कि ब्रेकअवे गैप टाइप का पैटर्न है। सो टेक्निकली तो कहीं भी वीकनेस प्राइस में नहीं है। लेट्स से फंडामेंटली क्या होगा, यील्ड कर्व को लेके बात कर लेते हैं। सो इन्वर्टेड यील्ड कर्व में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके यील्ड्स जो होते हैं वो थोड़ा हायर साइड में चले जाते हैं एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म जो 10 ईयर्स है उसके अगेंस्ट में, राइट? और उसको लेके वो इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी का जो सिस्टम है वो थोड़ा टाइट हो गया, राइट? सो प्रॉब्लम क्या है कि अभी फेड अगर टाइट करता है तो हम लोग बोलते हैं, यानी नहीं टाइट करता है तो बोलते हैं फेड इज बिहाइंड कर्व, और अगर टाइट करता है तो थोड़ा लिक्विडिटी टाइट हो जाता है तो हम बोलते हैं वो रिसेशन आ रहा है। ओके, सो मैं मानता हूं कि चलो जी यूएस में रिसेशन आ रहा है, बट क्या वो इंडिया के लिए बुरा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रिसेशन आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, मतलब नेचुरली पहले स्लो डाउन आएगा फिर थोड़ा सा रिसेशन आएगा, राइट? सो अगर आता है तो आपको कमोडिटी इन्फ्लेशन, जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो नेचुरली नीचे जाएंगे, और आप अगर क्रूड और उसके प्राइसेस अगर नीचे जाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत एडवांटेज वाली सिचुएशन हो जाएगी। प्लस क्या होगा कि यूएस में फिर नई राउंड ऑफ कीवी स्टार्ट हो जाएगी। सो मार्केट ने कहीं जो एक 7-8 रेट हाइक प्राइस्ड इन किया हुआ है उसको दैट विल रिवर्स, राइट? और वो शायद वो रेट हाइक 1-1.25% पे जाके रुक जाए और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि फेड जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वापस आ जाएगा। सो ये तो बहुत ही जबरदस्त स्टॉक मार्केट के लिए सिचुएशन हो जाएगी, और आई थिंक मार्केट उसी को प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है। और जितने भी बच्चे लोग हैं या जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 2-4 साल से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो अपने को ये 17 साल हो गए ये बिजनेस में, और मैं एक ही चीज बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगी वैसे वैसे उसकी वॉलेटिलिटी कम होगी, राइट? ये अपनी लाइफ में ध्यान रख लो, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो आपके बिहेवियर में वॉलेटिलिटी कम होती है, वैसे ही जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होंगी उनकी वॉलेटिलिटी कम होगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि 2008 में जब मैं उस समय मार्केट में था, सो मेरा पोर्टफोलियो 56% गिरा था, राइट? और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखो कि उस तरह की वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिली। जब पूरी कंट्री को बंद कर दिया तो मार्केट 40% गिरी थी, राइट? क्यों गिरी? क्योंकि जब 2008 में इंडिया एक स्मॉल कैप मार्केट था, उस समय आपका मार्केट कैप कुछ भी नहीं था, और उल्टा क्या था कि उस समय ना लिवरेज बहुत था सिस्टम में, राइट? बैंक्स भी अनाप शनाप लोन दे रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, और ब्रोकर्स भी आपसे कभी मार्जिन मांगते नहीं थे, राइट? सो आप 1 करोड़ रुपए दो और 10 करोड़ की पोजीशन ले लो, 20 करोड़ की पोजीशन ले लो, एंड वो सब चलते रहता था। तो 10-15% अगर मार्केट नीचे आया तो वो पोजीशन मार्केट में आ जाती थी, और उसकी वजह से आपको काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी। प्लस आपके डीआईएस उस टाइम पे उतने स्ट्रांग नहीं थे।
सो जो ये फियर आप लोगों को है कि रिसेशन आ जाएगा, मार्केट 30% गिर जाएगा, 20% गिर जाएगा, 40% गिर जाएगा, मेरे को क्या लगता है कि मार्केट में मैंने जो पहले ही आपको व्यू दिया हुआ है, ये सारी फैक्टर्स को अकाउंट करते हुए, इवन क्रूड $110 पे है तो भी, आई रिपीट, क्रूड $110 पे, इस पूरे साल आपका जो बैंड है गिव एंड टेक 1-2%, वो 16,400 से 18,600 के बीच में रहेगा। ये मेरा अगले 5-6 महीने का व्यू है टिल दिवाली, बिकॉज लास्ट टाइम ये मैंने व्यू कुछ अक्टूबर में ही दिया था, तो उस व्यू को दिए हुए तकरीबन 6 महीने हो गए और 6 महीने से मार्केट वहीं पर है, और अगला 6 महीना भी मुझे यही लगता है, इसमें कोई मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस डिस्पाइट ऑफ दिस इन्वर्टेड यील्ड कर्व, ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप उसको अगर थोड़ा पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो देखो, आप लोग कितना डरे हुए थे जब 15,700-800 पे आप लोगों से ट्विटर पे बात होती थी, ओहो मार्केट सर 12,000 जा रहा है, 10,000 आ रहा है, राइट, वॉर हो गया। मैंने आपको क्या बोला था कि जिस दिन वॉर हुआ था उस दिन निफ्टी का भाव 16,800 था। अभी भी वॉर चालू है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है वहां पे, और अभी निफ्टी का भाव 17,500 17,600 है, राइट। सो प्लीज, मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि उसको उस रिस्क के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है, वही मार्केट के लिए रिस्क है। अदरवाइज मार्केट को अगर उस रिस्क के बारे में 25% भी पता है तो आप अपना आंख बंद कीजिए, अपने स्टॉक्स को पिक कीजिए, अपने प्रोसेस को भरोसा कीजिए, अपने फंडामेंटल रिसर्च कीजिए और उस कंपनी को बाय कीजिए और आपको पैसा बनेगा। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक फंडामेंटल व्यू ही दे रहा हूं कि आपको पता है वॉर के बाद, मैंने डेटा निकाला है, वॉर के बाद 73 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 50 से लेके 100% का रिटर्न दिया है एक महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट में। बहुत लोगों का ये 3 साल का ड्रीम होता है कि 3 साल में अगर मैं 50% भी अगर बना लेता हूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रिटर्न है, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा ना पॉजिटिव माइंडसेट से रहे और इतना घबराए नहीं नॉइज को देख के कि कुछ भी कोई बोल रहा है, कुछ भी आके कुछ कह जा रहा है, प्लीज उसको लेके आप घबराओ मत, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। जब तक आप पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखोगे, र्यूमर के पीछे जाओगे, बहुत सारा टीवी देखोगे। देखो क्या इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बोलूं तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एनालिस्ट जो है ना वो जर्नलिस्ट की तरह काम करते हैं। मतलब कोई भी एनालिस्ट ये नहीं बोलेगा कि निफ्टी 18,000 हो जाएगी, या तो वो 22,000 बोलेगा, 20,000 बोलेगा या 12,000 बोलेगा, और दोनों में से कुछ नहीं होना। क्यों उसको ऐसा क्यों बोलना है, मैं उसके पीछे लॉजिक बोलता हूं, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज अगर वो 18,000 बोलेगा ना तो आप उसकी ट्वीट्स को लाइक नहीं करोगे, ना उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, ना उसके वीडियोस देखे जाएंगे बेचारे के। तो वो तो एक पब्लिसिटी के बिजनेस में डील कर रहा है, उसको पॉपुलर होना है, और जब तक वो कुछ हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज नहीं देगा ना आपको, तो आप उसको सुनोगे नहीं। तो वो उस बेचारे का बिजनेस करने के चक्कर में क्या होता है कि वो एनालिस्ट से वो जर्नलिस्ट बन गया। वाइसा वर्सा जर्नलिस्ट का क्या होता है कि उस जर्नलिस्ट का काम है न्यूज पढ़कर और उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस करना, मतलब कि ये न्यूज हो गई जी और इसका ये व्यू है। अब प्रॉब्लम क्या है बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ कि अब वो लोग क्या है कि वो एनालिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है पोस्टमार्टम, उनका काम करने का है पोस्ट, मतलब जो हो गई इवेंट उसके बारे में बताना, और जो चीज मार्केट में हो गई ना उसकी इकोनॉमिक वैल्यू 0 होती है। अगर मार्केट में कोई न्यूज आ गई तो उसका ट्रेडिंग में तो 0 ही इकोनॉमिक वैल्यू है, आप मेरे से पकड़ के चलो। ये मैं आपको 18 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, 10 में से 8 न्यूज की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो प्लीज, ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व मार्केट के दिमाग में बिल्कुल आ चुका है, आपके पास सबसे लास्ट में आया है। प्लीज इसको आप समझो, इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो है आप सबसे लास्ट में सुन रहे हैं, मार्केट इसको प्राइस्ड इन कर चुका है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। सो आप इस न्यूज को लेकर ज्यादा चिंता मत करो कि रिसेशन आने वाला, रिसेशन आएगा तो इंडिया के लिए हमेशा अच्छा होता है। आप जब भी देखो यूएस में रिसेशन आया, अगला 2-3 साल इंडिया का ही रहता है। आप 2009 से देखो, 2008-9 में जब यूएस में रिसेशन आया स्टॉक मार्केट डबल हो गया, राइट। तो और इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा करी, राइट। सिमिलरली 2016-17 में थोड़े से 18 में यील्ड्स थोड़े से ऊपर की तरफ गए थे, उसके बाद स्टॉक मार्केट में बड़ी अच्छी रैली आई 2020 तक।
राइट। बीच में गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत एलटीसीजी का करा तो थोड़ा मोमेंटम पे ब्रेक लगा, लेकिन उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी चली। सो प्लीज, यूएस में अगर कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, जो कि मैं मानता हूं कि हो सकता है, उस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, बिकॉज वो बहुत अनसर्टेन पॉइंट है। और एक चीज समझो, वो लोग ना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, आपसे मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उनके पास बहुत सारे लोग बैठे हुए इकोनॉमी को चलाने और मैनेज करने वाले। और ट्रस्ट में, जो अपने यहाँ इंडिया में ट्विटर पे जितने एनालिस्ट है, जिनका पोर्टफोलियो 50 लाख 1 करोड़ भी नहीं है, और वो दिन भर आकर बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जीरो हो जाएगी, वर्ल्ड जीरो हो जाएगा, वो इसलिए जीरो बोलते हैं क्योंकि वो खुद बेचारे जीरो है। तो ये जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं ना, प्लीज उनका पूछना कि तेरा इक्विटी का पोर्टफोलियो क्या है, या तेरा भाई तेरा नेटवर्थ क्या है, तूने कभी कोई जिंदगी में पैसा बनाया है क्या नेगेटिव होके? कोई भी बड़ा आदमी आप देखो अपने लाइफ में, कोई भी बड़ा आदमी जो होगा वो एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं होगा, उसको फैक्ट्स पता होने चाहिए, फैक्ट्स के बेसिस पे वो कैलकुलेटिव रिस्क लेगा, राइट। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो फंडामेंटल साइड में मुझे कोई चैलेंज नजर नहीं आता, मेरा व्यू इंटैक्ट है। 16,400 से लेके 18,600 ये आपका दिवाली तक का रेंज है, आप इसी में प्ले करेंगे, गिव एंड टेक 1-2%। इसमें ग्लोबल इन्फ्लेशन भी आ गया, इसमें यूएस का इन्वर्टेड यील्ड कर्व भी आ गया, इसमें यूएस की स्लोइंग इकोनॉमी भी आ गई, सब कुछ आ गया, और इंटरेस्ट रेट हाइक भी आ गया, राइट। इसमें क्या नहीं आया? इसमें वर्ल्ड वॉर नहीं आया। वर्ल्ड वॉर 3 अगर होता है तो इसमें नहीं आया है, राइट, जो कि नहीं होने वाला है। अभी जो बातचीत चल रही है उसमें तो काफी पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, और अभी जेलेंस्की को भी समझ में आ गया है कि कुछ उधर होने वाला नहीं है, राइट। सो फंडामेंटल साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी की अर्निंग्स 3 से 4% रिड्यूस होंगी। सो जो पहले एनालिस्ट मान के चल रहे थे कि 750 रुपीज अर्निंग पर शेयर आएगा, वो तकरीबन 710 से 15 रुपीज के आसपास आएगा। और उसमें हो सकता है कि आपको कमोडिटी सेक्टर में से काफी बड़ा अर्निंग एक्सप्लोजन देखने को मिले, और थोड़ी बहुत अर्निंग्स जो है आपको ऑटो साइड में थोड़ी सी रिड्यूस होते हुए दिख सकती हैं, या सीमेंट साइड में थोड़ी सी रिड्यूस होते हुए दिख सकती है। बट बाय एंड लार्ज आपकी अर्निंग्स पिक्चर में कहीं कोई चैलेंज नहीं है। आपको इंडियन इकोनॉमी में जो निफ्टी की कंपनीज हैं वो आपको अच्छा करते हुए नजर आएंगी। सो ये एक फंडामेंटल साइड में निफ्टी की अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हम लोगों ने बातचीत करी। अभी मैं आपको टेक्निकल पिक्चर बोलता हूं। देखो, जब तक निफ्टी आप समझो सब कुछ नेगेटिव है, सो तो फिर निफ्टी ईएमए 200 क्यों नहीं तोड़ रहा? एंड सब कुछ नेगेटिव है तो सडनली एफआईएस क्यों बाई कर रहे हैं, राइट? एफआईएस देखो क्या कर रहे हैं, आपको मैंने जब बहुत बार बार बोला कि एफआईएस कुछ नहीं कर रहे, वो लोग रिवर्स आर्बिट्राज की पोजीशन बना रहे थे पिछले 2-2.5 महीने से, राइट। वो स्टॉक फ्यूचर्स खरीद रहे थे, कैश में बेच रहे थे, स्टॉक फ्यूचर खरीद रहे थे, कैश में बेच रहे थे, राइट। और कुछ फ्लोज एक्चुअली में उन्होंने प्राइमरी मार्केट में भी डाला है पिछले 5-6 महीनों में। तो नेट आउटफ्लो बहुत बड़ा नहीं है इंडियन मार्केट से, फिर भी मैं मानता हूं कि 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने बेचा है, राइट। सो अगर मेरी होल्डिंग 50 लाख करोड़ की है या 45 लाख करोड़ की है रफली, और उसमें से मैंने 2 लाख करोड़ का माल बेचा, राइट, सो आप समझो कि मैंने 4% होल्डिंग ही तो बेची। सो एक एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं, मेरे पास लेट्स से कि मेरे पास 25,000 एचडीएफसी बैंक है, और उसमें मैंने 1,000 स्टॉक शेयर्स जो है आई सोल्ड इन मार्केट, राइट। Then what you will conclude with this action of mine, that I'm bearish on the stock market? The chances are I'm not bearish, right? I'm just booking the profits. Maybe I wanna give some money to charity, और कुछ मेरे को कुछ खर्चे के लिए जरूरत होगी, ऑफिस के लिए जरूरत होगी, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो 3-4% पैसा निकालना नॉर्मल है, और वो पैसा क्यों निकाला वो भी मैं आपको बोलता हूं। देखो, एक तो चाइना मार्केट में ना बहुत ज्यादा क्रैश आ गया, उसके बाद रशियन मार्केट में भी बहुत ज्यादा क्रैश आ गया, और वहां पे उनको ना अपने जो पोर्टफोलियोज थे वो उसको मार्क डाउन करके जीरो करना पड़ा, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट बंद कर दिया जाता है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स को जीरो मार्क करना पड़ता है एज पर द नॉर्म्स। तो अगर कोई ग्लोबल फंड मैनेजर है, उसका रशिया में एक्सपोजर 2-3% भी है, तो उसको वो मार्क डाउन करना पड़ा, उसको जीरो करना पड़ा, उसको अपनी इक्वेशंस को। और उसकी वजह से सडनली क्या हुआ कि इंडिया की मार्केट ही सेलेबल मार्केट थी, और बाकी मार्केट सेलेबल्स नहीं थे, राइट। इंडिया के मार्केट्स में एलआईसी एक बहुत बड़ा बायर था। एलआईसी ने इस बार आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको एलआईसी ने ठीक ठाक बचाया, और अब एलआईसी थोड़ा थोड़ा सप्लाई कर रहा है। तो आप देखेंगे कि
LIC ऊपर में थोड़ा थोड़ा, इवन DIS का फिगर बाई में आ रहा है, बट वो बेसिकली म्यूचुअल फंड साइज है। जो FIS की बाइंग को मैच जो कर रहा है वो आपका LIC कर रहा है। अभी LIC सप्लाई कर रहा है। ये मेरी एंटीसिपेशन थी, ये मैंने आपको तकरीबन 15 दिन पहले बता दिया था। उसकी वजह से आप देख रहे हो कि मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली नहीं आ रही है, और ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि FIS को भी अपना मौका मिल रहा है अपने शॉर्ट्स काटने का और अपने को लॉन्ग जाने का। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंडिया को भी क्यों बेचा इतना जोर से FIS ने, क्योंकि उनको कहीं और बेचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। चाइना में उनकी इन्वेस्टमेंट्स काफी नीचे आ गई थी, रशिया में पूरा तरीके से ब्लॉक हो गए थे, और यूएस में, क्योंकि यूएस मार्केट हम लोग बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, सो और काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सो आप अगर देखेंगे तो यूएस मार्केट्स में छोटे स्टॉक्स में काफी करेक्शन हुआ, बेसिकली स्मॉल कैप स्पेस में काफी बड़ा करेक्शन हुआ। एंड प्लस वहां पे क्या हुआ कि बिटकॉइन वगैरह तो अभी भी स्टेबल है, बट अदर क्रिप्टो करेंसीज में काफी लोगों को नुकसान हुआ, काफी लोगों को। मैं आपको इंटरनल बता रहा हूं। सो वहां पे क्या होता है कि अगर लेट्स से कि कोई बिटकॉइन में या किसी क्रिप्टो में वो उसको लेट्स से ही लॉस्ट $1 मिलियन, मतलब 7.5 करोड़। सो वो क्या बोलेगा अपने ग्लोबल फंड मैनेजर को, यार इंडिया में मेरा जो फंड है ना उसमें मैं अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा हूं, तो मेरा तू इंडिया से ना थोड़ा पैसा निकाल दे। तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन प्रेशर। FIS का अपना खुद का पैसा नहीं होता, वो क्लाइंट का ही पैसा होता है। तो वो जो रिडम्पशन प्रेशर उनको आया उसकी वजह से बेचना पड़ गया। अभी क्यों वो बाई कर रहे हैं उसका भी मैं आपको लॉजिक देता हूं। अभी क्या हुआ, रशिया की मार्केट खुल गई, चाइना की मार्केट भी ऊपर आनी चालू हो गई। सो अब उनको उन्होंने जो मार्कडाउन एसेट्स जीरो किए थे रशिया में, उसकी भी कुछ वैल्यू मिल रही है। अब उनको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, चाइना के स्टॉक्स भी ऊपर आ रहे हैं, राइट। सो अब इंडिया में बिकवाली बंद हो गई है। अगर बेचना ही है तो थोड़ा रशिया में बेच लेंगे, थोड़ा चाइना में बेच लेंगे, और इंडिया में भी बेचेंगे तो ठीक है। अगर कुछ ग्लोबल क्यूज खराब हुआ, क्रूड $130 चला गया तो ठीक है। सो अगर FIS की अगली सेलिंग आई भी तो मेरा लॉजिक यही कह रहा है, जो भी मैं थोड़ा डेटा देखता हूं, कि अभी LIC का भी ऊपर में काफी स्टॉक खाली हो गया है, तो वो नीचे में खड़े रहेंगे 16,400, 300, 200, 16,000 पे खड़े रहेंगे। और ऊपर में अगर 18,000 तक अगर मान लो, मैं आपको अभी बिल्कुल 15 दिन का व्यू दे रहा हूं, हो सकता है कि अगले 15-20 दिन में निफ्टी आपको 18,200 भी चला जाए। डोंट बी सरप्राइज विद दैट, राइट, बिकॉज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अप्रैल नॉर्मली ठीक ठाक मंथ होता है स्टॉक मार्केट के लिए। सो अगर ऐसा होता है तो LIC काफी अच्छी पोजीशन में होगी, और LIC काफी अच्छे से अपना जो पीछे का स्टॉक है वो थोड़ा बहुत निकाल पाएंगे। सो इसमें सारी चीजों में एक ही चीज जो मुझे थोड़ी बहुत अगर आप बोलोगे तो अभी भी थोड़ा सा अननोन वेरिएबल है, वो है क्रूड एट द रेट ऑफ $112-13। अदरवाइज मैं बाकी सारी चीजों के लिए ऑलमोस्ट सर्टेन हूं कि एग्जैक्टली ऐसे ही प्ले आउट होगा। सो एक बिग मनी मूव का भी मैंने आपको पिक्चर दे दिया। सो हमने पहले फंडामेंटल कवर किया कि निफ्टी की अर्निंग्स में बहुत ज्यादा हिट नहीं आने वाला, और मदर मार्केट काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, ग्लोबल इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है, कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं आ रहा है, और फेड एक्शन लेगा तो थोड़ी बहुत इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, और अगर थोड़ी बहुत इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो कर्व थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और अगर होता भी है तो ये जो रेट वाला जो फियर है वो मार्केट से निकल जाएगा, और मार्केट हो सकता है कि काफी ठीक ठाक पोजीशन में आ जाए। सो एक फंडामेंटल हमने कवर कर लिया, बिग मनी मूव भी कवर कर लिया। FIS की तरफ से कोई बड़ी सेलिंग नहीं होने वाली अब इंडियन स्टॉक मार्केट में। थर्ड जो है वो अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे टेक्निकल पिक्चर्स की। वो मैंने आपको बोल ही दिया कि मार्केट सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और अगर रिसेशन आने वाला है या कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है तो ऐसे मार्केट 15 दिन में 2000 पॉइंट्स निफ्टी रैली नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आप प्राइस एक्शन को भी देखो, बहुत सारे स्टॉक्स इतने अच्छे तरीके से चले हैं। ये रिसेशन का स्टाइल नहीं है, या ये क्रैश का स्टाइल नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है, वो इन्वर्टेड यील्ड कर्व के वीडियोस यूट्यूब में देख के आपको बता रहा है कि भैया ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व का प्रॉब्लम यूएस में आने वाला है, सो प्लीज मेरा हमेशा यही मानना है कि आप हर इवेंट,
हर ग्लोबल क्राइसिस में आप थोड़ा मैच्योर होते हो, चीजों को आप अच्छे से हैंडल करना समझते हो। सो यूएस ने भी इन्वर्टेड यील्ड कर्व के इंपैक्ट्स बहुत सारे देख लिए हैं, और अब उनको पता है कि अगर मेरा कर्व अगर इन्वर्टेड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मेरे शॉर्ट टर्म यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म नीचे जा रहे हैं, तो उनको पता है कि कैसे मैनेज करना है, राइट? वो मैनेज कर ले जाएंगे। आप अपना ट्रेडिंग मैनेज करो, आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करो, आप यूएस इकोनॉमी मैनेज करने के चक्कर में अपना टाइम मत खराब करो, आप नहीं कर पाओगे। आप फेड से ज्यादा समझदार नहीं हो, यूएस की इकोनॉमी से ज्यादा समझदार नहीं हो, आप अपना समय खराब कर रहे हो, ठीक है? सो ये टेक्निकल पिक्चर है। ओवरऑल मार्केट्स में टेक्निकली कहीं कोई वीकनेस नहीं, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, सारे आरएसआईज मुझे हेल्दी नजर आ रहे हैं, कहीं किसी स्टॉक्स में कहीं कोई चैलेंज मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, राइट? अब मैं बात करता हूं कि यार डेरिवेटिव साइड में क्या हो रहा है। तो डेरिवेटिव का डेटा मैं 1 मिनट जरा एनएससी की वेबसाइट्स, 1 मिनट लगेगा मुझे, मैंने आज डाउनलोड नहीं किया है, अगर मैं 1 ही मिनट था, या आज क्या हुआ है डेरिवेटिव्स में देखते हैं। सो आप अगर डेरिवेटिव में देखेंगे तो रिटेल के पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ 2 लाख इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन है, विच इज नथिंग, राइट? और कुछ भी रिटेल तो बिल्कुल ही खाली है, राइट? रिटेल के पास बुलिश पोजीशन तो है ही नहीं। एंड अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाए, मैं देखता हूं इंडेक्स पुट में क्या है। इंडेक्स पुट में रिटेल के पास 1,30,00,000 की पोजीशन है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। अगर ये 3, 3.5, 4 लाख के आसपास जाती है, सॉरी मतलब ये पोजीशन 1.5 करोड़ के आसपास जाती है रिटेल की, तो आप मान सकते हो कि मार्केट काफी ओवरबॉट है। सो नहीं है, मतलब पोजीशन है ही नहीं किसी की, फिर मार्केट क्यों गिरेगा, राइट? मार्केट तब गिरेगा ना जब किसी के पास हाथ में पोजीशन हो, किसी के पास हाथ में पोजीशन नहीं है। एफआईज ने थोड़ी बहुत लॉन्ग बिल्डअप करी है, वो करते जा रहे हैं थोड़ा बहुत, बट स्टॉक फ्यूचर्स में वो भी थोड़ा कम कर रहे हैं। आज कैश में उन्होंने बड़ी बाइंग करी है। सो कहीं ना कहीं आप देखो कि $112-13 में भी कैश में एफआईज की बाइंग आ रही है। सो मुझे कुछ भी ऐसा मार्केट में अगर आप मेरे को बोलोगे तो मेरे को कुछ चैलेंज नहीं नजर आ रहा है, राइट? मेरे को ये लगता है कि आप 13-14 अप्रैल तक हो सकता है आप एक बार 18,200 तक भी जा सकते हो, ये पॉसिबिलिटी आप रख के चलो। अनदर 700 पॉइंट्स रैली फ्रॉम हियर ऑन। अब आपको क्या कर सकते हो, आपको निफ्टी पे मैं व्यू बोल देता हूं। आप निफ्टी में क्या बोल सकते हो कि आप ऐसा बोलो कि 1 ही मिनट, हाँ, जो मैं कर रहा हूं वो मैं आपको बोल रहा हूं। मेरा प्लान ये है कि अगर निफ्टी कहीं भी मेरे को किसी पैनिक में 17,100 के आसपास मिलता है, सो 300-350 पॉइंट किसी भी रीजन से, तो मैं बायर हूं, राइट? 17,100 150, राइट? उधर मैं बायर हूं। सिमिलरली मैं बैंक निफ्टी का भी आपको बोल देता हूं। बैंक निफ्टी में भी मैं 35,800 के आसपास आई एम द बायर। सो इधर मैं बायर हूं, और मैं बैंक्स जो खरीद रहा हूं वो सबको पता ही है। और अभी मैंने थोड़ा बहुत काफी पोजीशंस कुछ एचडीएफसी ग्रुप्स में भी है। सो ऑल द डिस्क्लोजर्स, ठीक है? आप लोग अपना रिसर्च खुद से करें, अर्निंग्स को देखें, फंडामेंटल्स को डीपली एनालाइज करें, तब खरीदे। सो इधर मेरा पोजीशन थोड़ा सा है, और मेरे को ये लग रहा है कि एक बार ये पुश करेगा। अभी ये रिटेल को बोलेगा कि आप 18,000 पे खरीदो, बिकॉज क्या हुआ कि ट्विटर पे कुछ लोग बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैला दिया बोल बोल के कि निफ्टी 12,000 आ जाएगी, तो रिटेल बेचारा 16,000 पे सारा माल बेच गया। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर हमने 300 रुपए में ये पुट ले लिया 16,000 की, वो जीरो हो गई। सो देखो, एटलीस्ट जिन्होंने हम लोग को फॉलो किया, एटलीस्ट उन्होंने पुट तो नहीं लिया। चलो वो बेचारे नहीं खरीद पाए, उनको पैसा नहीं था, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट उनको पुट लेने का जरूरत नहीं पड़ा। उनको पता था कि मार्केट रिकवर कर जाएगी, और ओवरऑल ठीक ठाक मार्केट रिकवर कर गई, और उन्होंने वो पुट साइड में एटलीस्ट नुकसान नहीं किया। सो और थोड़ा सा ना आप लोग अपने पे फोकस करो।
आप लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग यार इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं होने का है। आपका खुद का सिस्टम तो थोड़ा बनाओ। आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम तक तो है नहीं कि आप किस बेसिस पे बाई कर रहे हो। आपको कोई एक्स बोल रहा है आप बाई कर रहे हो, जेड बोल रहा है आप बाई कर रहे हो। आप थोड़ा सा एक सिस्टम बनाओ, या तो वो टेक्निकल बेस्ड हो या फंडामेंटल प्लस टेक्निकल बेस्ड हो। यार मैं ये मूविंग एवरेज या ये प्राइस एक्शन या ये पैटर्न फॉर्म होगा तो मैं स्टॉक में बाई करूंगा, इतनी अर्निंग्स आएगी या ये ग्रोथ कंपनी दिखाएगी तो मैं बाई करूंगा। आप रैंडम बाई सेल मत करो, उससे आपको बड़ा पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा बुल मार्केट में, लेकिन वो बेयर मार्केट में या साइडवेज मार्केट में चला जाएगा। प्लस लास्ट मेरे को क्या लगता है कि इस साल जो है आपको थोड़ा सा ना फोकस ऑप्शन साइड में ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि स्टॉक से ज्यादा आपको ऑप्शंस में पैसा बनेगा। और खास तौर पे जो स्ट्रैटेजी जिसमें आप थोड़ा सा डेल्टा को न्यूट्रल करके चले, क्योंकि प्रीमियम्स काफी अच्छे हो रहे हैं इस बार, और लकीली ऐसे प्रीमियम्स मिलते नहीं है। और आपने देखा होगा इस बार निफ्टी में तो 400 450 पॉइंट के मतलब आयरन फ्लाइज और वो सब 0 हुए हैं। अगर आपने थोड़ा प्रोटेक्शन करके खरीदा या वो किया तो स्ट्रैडल 400 450 पॉइंट आपको मिले हैं। बैंक निफ्टी में आपको 1000 पॉइंट मिले हैं, एक एक वीक में मिले हैं। सो थोड़ा उधर भी फोकस करो, क्योंकि एक्चुअली आप लॉन्ग करते हो तो आपको 5 दिन में 600 700 पॉइंट मिलता है, और आपको इसमें आपको एक प्रोटेक्शन भी रहता है दोनों साइड का, और आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो थोड़ा वहां पे भी व्यू रखो, और थोड़ा मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी रखो। एकदम प्लेन बाय एंड होल्ड टाइप का स्ट्रैटेजी मत करो। और अगर आप ट्रेडर हो तो थोड़ा आप ये कोशिश करो कि यार जिधर प्राइस में थोड़ा सा मूवमेंट है उधर ही मैं ट्रेड करूंगा। और सेक्टर्स पे ध्यान दो। जैसे अभी हमने पीछे बोला मीडिया चलेगा, देखो कैसे मीडिया फटा। हमने बोला सीमेंट चलेगा, सीमेंट कैसा फटा। आपको बोला हॉस्पिटल चलेगा, हॉस्पिटल कैसा चला। एजुकेशन बोला, एजुकेशन चला। राइट, तो थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन पे ध्यान दो। वहां लीडर्स में किस तरह की पोजीशंस बन रही है, कोई लॉन्ग पोजीशन बना रहा है क्या बड़ा प्लेयर। सो उधर थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अदरवाइज देखो, और एक चीज और, बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि उनको लगता है लेट्स से कि उनका कुछ जॉब है, वो उनका पैकेज कोई 50 लाख 1 करोड़ का साल का है, महीने का 5-7 लाख रुपए कमाते हैं वो पोस्ट टैक्स। तो उनको क्या लगता है यार मेरा पैसा लॉस हो गया। तो नहीं बॉस, वो आपका पैसा नहीं है, वो आपके फैमिली का पैसा है, और आपने उसको मार्केट में अपनी एरोगेंस प्रूफ करने के चक्कर में लूज कर दिया। सो वो काम कभी मत करो। राइट, सो वो जो पैसा आपका नहीं है वो आपकी फैमिली का पैसा, उसकी तरफ थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी रखो। राइट, बिना अकाउंटेबिलिटी के आप लंबा पैसा बाजार में नहीं बना सकते। आपको इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ आपको एक पेपर पे लिखना पड़ेगा कि आप ये ट्रेड क्यों ले रहे हो, और ये आप ट्रेड से कब निकलोगे। अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। राइट, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको पैसा बनाना, लंबा पैसा नहीं बना पाओगे। मीडियोकर रिटर्न बना सकते हो, 10-15-20% का रिटर्न आप बना सकते हो। लंबा पैसा बनाने के लिए आपको इंस्टीट्यूशन टाइप का माइंडसेट रखना पड़ता है। मतलब बिल्कुल आपको रूथलेस होना पड़ेगा, कोई इमोशंस नहीं, कोई ईगो नहीं। आपको लग रहा है कि आपकी चीज गलत हो गई है, आप उसको काट कर निकल जाओ। राइट, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और एक चीज और, हमेशा एक स्टाइल काम नहीं करेगी। आज डेल्टा न्यूट्रल काम कर रहा है, मोमेंटम काम कर रहा है। क्यों मोमेंटम काम कर रहा है, मैं आपको समरी दे दूं क्यों। क्योंकि मार्केट ईएमए 63 के ऊपर है। आप देखना, मैं आपको लिख के देता हूं, जिस दिन मार्केट ईएमए 63 के नीचे आएगी 10 में से 8 ब्रेकआउट फेल हो जाएंगे, और सडनली आप देखोगे कि आप बहुत ही गंदा ट्रेड कर रहे हो। सो आप बहुत अच्छा और गंदा नहीं ट्रेड कर रहे हो, वो मार्केट आपको अच्छा और गंदा ट्रेड करा रही है। Till the time market is holding EMA 63 days, you will get good traction in your breakout stocks. And the moment market breaks this EMA 63 days, you'll have lots of trouble and drawdown in your trading positions. So be careful, be watchful towards EMA 63 line. On Nifty, I think on Bank Nifty, this is around 36,435, but on Nifty, if I can tell you, just a second. We flash this data on daily basis. On Nifty, this is around 17,144. Till the time the Nifty is holding 17,144, you'll be getting good traction in your breakout stocks. Whatever the method you have to trade the breakout
stocks, you'll be getting good traction. The moment Nifty, goes below this, you'll have problem with mainly with your trading positions. So my rule number one is, whenever the Nifty goes below EMA 63 days, I generally cut down all my FNO positions. Generally. And I try to trade Nifty, Bank Nifty intraday. On intraday, so when I say intraday, I trade for 1 or 2 days. So for me, intraday is like BTST also. So I trade for T+1 or T+2 kind of a system. That's it. But now, because the market is giving me good traction, so I'm trading with a time frame of 7 to 15 days. And so you can do that till the time Nifty is holding EMA 63 days. And one golden rule for all of you guys, कभी भी ना ध्यान में रखो लाइफ में, आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो आप 50 लाख इन्वेस्टिंग में करो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाओ. लॉन्ग टर्म का मतलब 2-3 साल का, राइट? कोई 10-20 साल का किसी को नहीं पता, किसी प्रमोटर को नहीं पता. और 50% पैसा ही ट्रेडिंग में लगाओ. सारे पैसे से ट्रेडिंग मत करो. और जब मार्केट EMA 200 के आसपास आए, या मैं आपको एक एवरेज देता हूं, EMA 63 ऑन वीकली चार्ट्स के आसपास आए, तो आप उधर थोड़ा इन्वेस्टिंग करो. सो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बोलता हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना. आपको मैं लेवल देता हूं, इन्वेस्टर्स के लिए लेवल दे देता हूं कि किधर आपको लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो थोड़ा सा बना लेना चाहिए. बिकॉज अगर आप इस बार मिस कर गए हो तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या मिलेगा. सो देखो, अभी EMA 63 ऑन वीकली चार्ट है 16,155. सो 16,200. सो एज्यूम करो कि थोड़ा टाइम जैसे बीतेगा तो ये, क्योंकि ये राइजिंग मूविंग एवरेज है, तो ये 16,200-300 तक आ जाएगा अगले 4-6 वीक में. सो अगर ये 16,300-400 तक निफ्टी आपको आता है, तो उधर आपको अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म में शेयर खरीद के और अपने रिटायरमेंट के लिए थोड़े रख लेने चाहिए. ठीक है? और आपको अभी, अब क्योंकि अभी मार्केट EMA 63 डेली चार्ट्स में उसके ऊपर है, तो आप फुल अपनी जितनी भी कैपिटल है उसमें आप ट्रेड करो, और उम्मीद है कि जब तक मार्केट उसके ऊपर है आपको अच्छा पैसा मिलेगा. सो मैंने आपको एक ट्रेडर के लिए सिस्टम दे दिया. ट्रेडर के लिए क्या सिस्टम दिया कि EMA 63 के ऊपर जब तक मार्केट है आप ट्रेड करो. और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स के लिए चेकलिस्ट है, वो भी मैं आपको बोल देता हूं. देखो, आप कितने भी बड़े प्राइस एक्शन के ट्रेडर हो, बट आप ध्यान रखो, आपको कहीं ना कहीं मैक्रो फैक्टर्स गवर्न करते हैं. तो आप डेली बेसिस पे ना क्रूड में क्या चेंज हो रहा है वो नोट करो, डॉलर इंडेक्स में क्या ट्रेड चेंज हो रहा है डेली बेसिस पे वो नोट करो, मूविंग एवरेजेस फ्लैटन आउट हो रहे हैं या मूविंग एवरेजेस ट्रेंडिंग है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड कर्विलिनियर है या डाउनवर्ड कर्विलिनियर है, ये सब आपको नेचर थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. सो मार्केट बंद होने के बाद 6:30-7 बजे के बाद, जब सारे डेटा NSE 8 बजे के बाद, आपको, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, आपको 1.5-2 घंटे डेटा और चार्ट्स के साथ बैठना पड़ेगा. और आपको ग्लोबल फैक्टर्स में या मैक्रो इंडिकेटर्स में क्या चेंज हुए हैं वो आपको नोट करना पड़ेगा. कि अपनी मार्केट जब बंद हुई, तो जैसे मैं आप लोगों को मेंशन करता हूं, हमेशा आपने देखा होगा कि जब अपनी मार्केट बंद हुई 3:30, तो क्रूड का भाव क्या था, और जब अगली सुबह खुली तो क्रूड का भाव क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली विथ डॉलर इंडेक्स, सिमिलरली विथ डाउ फ्यूचर्स, आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, और तब जाके आप थोड़ा एक अच्छा रिटर्न बना पाओगे और शांति से सो पाओगे. आपको एक व्यू रहेगा मार्केट का, आपको एंजाइटी या फियर नहीं रहेगा. तो उसको अपने को सॉल्व करने का है, तो आपको ये रखना है. और प्लस, आप कुछ भी कंपनी खरीदते हो, एक पेज पे आप नोट डाउन करो कि यार आप ये कंपनी क्यों खरीद रहे हो. और सिमिलरली अगर आप ट्रेडर हो तो आप एक कम से कम एक ट्रेडिंग जर्नल तो बनाओ, अपने आप का एक ट्रेड बुक बनाओ और उसको रिव्यू करो. तो ही तो आप पता कर पाओगे कि यार आपसे गलती हो कहां आ रही है. बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये है कि कोई रिकॉर्ड करता ही नहीं है, रैंडम XYZ ट्रेड करता है. मेरे को बहुत क्वेरीज आती है, सर हमारा ये लॉस हो गया है, हमारा ये प्रॉब्लम हो रही है. मैं सबको बोलता हूं, यार आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप इवेल्युएट ही नहीं कर रहे हो कि गलती कहां कर रहे हो. और जब तक आप इवेल्युएट नहीं करोगे कि गलती आपसे कहां हो रही है, आप उसको कैसे सुधार ले जाओगे. आपको जानना तो पड़ेगा
चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि यार अगर मेरे को अगर ग्रीक नहीं समझ में आता है, मैं सिर्फ रैंडम एक पेयर बेच देता हूं, उठ के सुबह 9:20 का स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल मैं बेच रहा हूं, और मेरे पास कोई साइंटिफिक वे नहीं है, अगर थीटा डी के हो गया तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और नहीं हुआ तो मैं ओवरनाइट कैरी करके लेके गया, कोई मैं स्टॉप लॉस नहीं रख रहा हूं, कुछ नहीं रख रहा हूं, तो भैया आपको तो दिक्कत आने ही वाली है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करो, बहुत सारी स्टडी मटेरियल यूट्यूब और सब जगह अवेलेबल है, बुक्स पढ़ो। कोई भी आप मार्केट में काम करने जाते हो, ट्रेडर या इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूं, आप कोई भी करो तो मास्टर डिग्री करो, एमबीबीएस करो, तो आपको 4.5 साल एमबीबीएस में पास करते करते लग जाते हैं, प्लस एमएस करते हो, वो आप एक कंप्लीट डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी बनने के लिए, सीएफए बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको 5-7 साल जाता है, और 2-3 साल आपको इंडस्ट्री में आके प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो 10 साल आपको लग जाते हैं पैसा कमाते करते। आप कभी भी देखना किसी डॉक्टर को, उसको, क्योंकि मेरे डैड डॉक्टर है तो मैं जानता हूं, मतलब मेरे डैड का कहना है कि मतलब मैं उनसे बहुत कई चीजों में इसलिए आगे हूं क्योंकि उन्होंने पहला पैसा, जो सिग्निफिकेंट पैसा, अपनी 34 इयर्स की उम्र से कमाना चालू किया था। और यहाँ पे अभी 20-22 साल के बच्चे आके कहते हैं कि हम बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। देखो ठीक है, आप कमा भी सकते हो क्योंकि बुल मार्केट है, आप बुल मार्केट है नेचुरली, अभी भी मैं मानता हूं कि बुल मार्केट है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो आप पैसा कमाओ और बाद में वो सारा खो दो। तो उससे अच्छा है कि साइड बाय साइड अपनी लर्निंग पे ध्यान दो। ठीक है, वो पैसा आपको बन गया, बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है, बट वो सारी चीजें आपको रिवर्स भी हो सकती है। और जब थोड़ा आप पढ़ाई करके रखोगे, अपनी सिस्टम को बिल्ड करके रखोगे, तो उस आप पैसे को सेव कर पाओगे। सो मेरा जो नए बच्चे हैं, जो अभी 2-5 साल से मार्केट में हैं, जो 2016-17 के बाद वाले बच्चे हैं, उनसे मेरा सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, देखो पैसा आपको बना है, अगर बना है तो रियलिटी में, तो आप थोड़ा सा ना उसको अपनी, मतलब बुक्स खरीदो, आप थोड़ा सा अपनी को एजुकेट करो, थोड़ा इकोनॉमी को समझो, थोड़ा मैक्रो को समझो, और कोशिश करो कि एक सिस्टम बनाओ उस पैसे से, एक सिस्टम के तहत ट्रेड करो, राइट। बहुत ज्यादा अपना डिस्क्रिशन मत यूज करो कि मुझे ये लगता है, मार्केट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है, आप मार्केट वही करेगा जो उसको करना है, और आपको मार्केट को फॉलो करना है। सो बहुत सारे लोग जो बेरिश थे 16,000 पे, क्योंकि उनको लगता था यार वॉर हो गया तो मार्केट गिरना ही चाहिए, और मार्केट वहां से 2,000 पॉइंट ऊपर आ गई। फिर आप बोलोगे वो हो मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन चलता है, वॉर के बाद भी चल गई। अरे भैया ऐसा ही मार्केट है, जब पूरा देश कोविड जिस दिन लॉकडाउन में गया था, 7,500 का उस दिन लो लगा था, और उस दिन के बाद 1 रुपया भी निफ्टी नीचे नहीं गया, और वहां से 11,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर्स को देखता है। आपका उतना विजिबिलिटी नहीं है, आपकी दृष्टि उतनी नहीं है जितनी मार्केट की दृष्टि है, वो बहुत ज्यादा, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, उनको दूर का दिखता है, आपको नहीं दिखता है। जिस दिन आप एडमिट कर लोगे, आपको सिर्फ चार्ट दिखता है, आपको सिर्फ मैक्रो इंडिकेटर्स दिखते हैं, आपको वही न्यूज दिखता है जो बाजार में आपको दिखाई जा रही है। जिस दिन आप इसको एडमिट कर लोगे कि आपको एक लिमिट से ज्यादा नहीं पता, उस दिन मार्केट आपको लिए बहुत आसान हो जाएगी। और जब तक आप मार्केट को एक घिसे पीटे न्यूज, एक वॉर वाली न्यूज, एक क्रूड वाली न्यूज पे एनालाइज करने बैठोगे, तब तक आप उल्टा ट्रेड लोगे और नुकसान करोगे। सो मेरा सजेशन यह है कि प्लीज 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 पोस्टमार्टम एनालिसिस करना बंद कीजिए, मत कीजिए, रैंडम ट्रेडिंग मत कीजिए। 2 घंटे हर रोज मार्केट बंद होने के बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस कीजिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 1-2 करोड़ रुपए से ऊपर है तो, क्योंकि अगर आप साल के 8-10% भी रिटर्न में डिफरेंस ला पाते हैं तो 20 लाख रुपए होते हैं अपनी मेहनत से, और एक 20 लाख रुपए का डिफरेंस अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ला पाते हैं अपनी मेहनत से, तो एक साइजेबल डिफरेंस है। तो ये 2-3 चीजें आप करिए। बाकी मेरी हेल्प आप लोगों के साथ हमेशा रहती है, मैं हमेशा हेल्प करता हूं आप लोगों की, और आगे भी करता रहूंगा। मार्केट के व्यू में ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कोई चेंज नहीं है। मार्केट 2,000 पॉइंट रैली हो गई है, और हो सकता है यहां से और साइडवेज चली जाए, बिल्कुल साइडवेज चली जाए,
और अगले 1-2 महीने कुछ भी बड़ी मूवमेंट मार्केट में ना हो। इसके पीछे रीजन ये है कि निफ्टी आईटी का जो वैल्यूएशंस है वो काफी रिच लेवल्स पे है। तो जैसे मैं आपको बोलूं, मेरा काफी साइजेबल इन्वेस्टमेंट है आईटी में, बट यहां पे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। सो जैसे मैं आपको बोलूं तो टीसीएस का पेग रेशियो 5.35 है, इन्फोसिस का पेग रेशियो 5 है, विप्रो का पेग रेशियो 6 है। सो कभी भी मैंने देखा है कि जब भी मैंने किसी कंपनी में पिछले 17 सालों में पेग रेशियो 6, 7, 8 पे इन्वेस्ट किया है ना, 10 में से 9.5 कंपनी में मैंने पैसा नहीं कमाया है। 10 में से 9.5 कंपनी में मैंने पैसा नहीं कमाया है, राइट। यानी पेग रेशियो का मतलब क्या हुआ? प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाई प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ, या जो भी अभी चल रहा है उसको भी अगर आप ले लोगे तो 6, 7, 8% से अगर टीसीएस ग्रो कर रहा है और 37, 38 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है कि आप टीसीएस में 10-12% एनुअल रिटर्न से ज्यादा नहीं बना पाओगे। और जब आईटी इंडेक्स का जो अगर अपसाइड कैप है, बड़ा अपसाइड नहीं दिख रहा है, दो डाउनसाइड भी बिल्कुल नहीं है, डाउनसाइड 2-5% हो सकता है एट द मैक्स, तो आपको बड़ा, और अब आईटी काफी बड़ा वेटेज है। सिमिलरली अब आईटी नहीं चलेगा, सो बैंक अकेले $110 की क्रूड पे लंबा निफ्टी को नहीं चला सकते। वो कहीं ना कहीं $110 वाला क्रूड आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा, आपकी जीडीपी थोड़ी नीचे आएगी। अगर आपकी जीडीपी थोड़ी नीचे आती है तो बैंक्स थोड़े से स्लो रहेंगे, बट स्टिल इन बैंक्स में डाउनसाइड रिस्क 0 है। व्हाई? बिकॉज इनका जो पेग रेशियो है दैट इज रफली अराउंड 1 फॉर प्राइवेट बैंकिंग। प्राइवेट बैंकिंग में अगर आप टॉप 3-4 बैंक्स देखेंगे तो उनको रफली पेग रेशियो 1.3 के आसपास आता है। सो ये नॉर्मली ये बॉटम वैल्यूएशंस हैं। और अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक 22 की पी पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू बुक भी काफी रीजनेबल है। अगर आप देखें तो कई सालों के लो पे प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस आ गई हैं। सो बैंकिंग नेट टू नेट वेरी वेरी अट्रैक्टिव। मेटल बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मैं सेक्टर सब बात कर रहा हूं, मेटल्स बहुत अट्रैक्टिव लगता है। दो मैं मानता हूं कि यूक्रेन और रशिया के प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आएंगे, बट स्टिल मुझे लगता है कि मेटल में बाय ऑन डिप्स है और बहुत बड़ी री रेटिंग आपको मेटल सेक्टर्स में देखने को मिल सकती है। यहां से मतलब 2-3 सालों में आप बड़ा पैसा मेटल में बना सकते हैं। एक सेक्टर जो किसी ने मेरे से पूछा था कि कहां पे बड़ा पैसा बनेगा, तो मेटल में मुझे लगता है कि अगर मेटल सेक्टर की वैल्यूएशंस देखेंगे तो पूरे मेटल सेक्टर की पीई अराउंड 6.5 के आसपास चल रही है, और मेटल की जो एवरेज पीई चलती है वो 10 की चलती है। सो मैं कहता हूं कुछ भी नहीं, और मेटल कंपनीज ने काफी डेट पे किया है लास्ट 2-3 सालों में, और आप देखें तो जबरदस्त वैल्यूएशंस है, और यहां से बहुत बड़ी री रेटिंग हो सकती है। अगर अर्निंग्स नहीं भी बढ़ती हैं तो आपको अगर सिर्फ पीई री रेटिंग होती है तो आपको बड़ा पैसा बन सकता है। सो यहां से मेटल इंडेक्स में मेरे को 30 से 40% का अपसाइड अगले 15 से 18 महीने में नजर आता है। सो ये 3 सेक्टर्स है। बाकी मीडिया में आप ध्यान रखो, मीडिया में बहुत कुछ हो रहा है। मैंने कुछ मुकेश भाई वाली कंपनीज को 25-30 रुपए में रेकमेंड किया था, वो आज 78-79 हो गया था। सो उसमें 150-60% का रिटर्न बना है, बहुत सारे स्टॉक्स में बना है। तो मीडिया में पीछे कुछ जीवी की भी बात करी थी विथ ऑल द डिस्क्लोजर्स, उसमें भी काफी बड़ा पैसा बना है। सो थोड़ा ध्यान रखो आप उधर भी आपको पैसा थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि कुछ अननोन नेम्स में छोटे वाले जो अगर थोड़ा देखे, बट ओनली ऑन द डिजिटल मीडिया, प्रिंट में मत जाना, उधर थोड़ा इश्यूज है, तो उधर नहीं जाना। आप डिजिटल में रहो, आपको पैसा बनेगा। पीएसयू बैंक्स में भी 1-2 बैंक्स काफी अट्रैक्टिव है। जस्ट नेम के लिए मैं बोल देता हूं, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इन दोनों में मेरी पोजीशंस हैं डिस्क्लोजर के साथ। आप अगर ये स्टॉक्स 5-10% गिरते हैं तो आप अपने लिए खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, बट ऑल द डिस्क्लोजर। एचडीएफसी बैंक में पोजीशन है, आप देख सकते हो। सो आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन है, इसमें देख सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स मुझे ठीक लगते हैं। यहां से आपको रफली, अगर आप कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं करोगे मार्केट को, तो आपको 20% का रिटर्न 1 साल में मिलना चाहिए इन स्टॉक्स में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द मार्केट आउटलुक। नवनीत, कुछ क्वेश्चन होंगे तो ले लेंगे बच्चे। यस सर। सर
अंकित का क्वेश्चन है आपके शाम वाली ट्वीट पे, हीरो that same place as it was 10 years ago. So how to tackle this? Please ask Prakash sir to elaborate on this. सो देखो आप क्या नाम है? अंकित। अंकित, देखो अगर आप देखोगे तो हीरो मोटोकॉर्प ना काफी टाइम से स्लो डाउन हो रहा था, उसकी ग्रोथ नहीं थी, राइट? अगर आप देखोगे तो डिविडेंड पेइंग थी, सब कुछ था, बट वो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। और वही वो स्टॉक प्राइस का कोई ना परफॉर्म करने का पिछले 5-7 सालों का रीजन है। वो उसने इंडिया की नॉमिनल जीडीपी को हमेशा अंडर परफॉर्म किया है। अगर इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 12-13% है पिछले 8-9 सालों को, तो उससे उसकी कम की ग्रोथ है। इसकी वजह से स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आई नहीं। और प्लस कुछ थोड़ा बहुत तो मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं अपना विजन लूज किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आप देख सकते हो थोड़ा ईवी वाला स्पेस इनका इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ पैसा ये लोग बना सकते हैं शेयर होल्डर के लिए। बट थोड़ा देखो, एक चीज लाइफ में याद रखो, देखो अगर कोई भी कंपनी अगर इंडिया की जीडीपी से कम ग्रो कर रही है ना, और वो निफ्टी की कंपनी है या काफी बड़ी कंपनी है, तो फिर उसमें आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। सो देखो क्या होता है, इंडिया की जीडीपी नॉर्मली नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, अगर आप देखोगे तो 12-13% है, और वही इंडिया की अर्निंग ग्रोथ है। अगर कोई कंपनी, मेरा तो एज ए एनालिस्ट रोल यही है ना कि मैं उन कंपनीज में पैसा लगाऊं जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा ग्रो कर रही हूं, चाहे वो 2-3% ही हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं तो, अगर देखोगे तो 2 साल से 1.5 साल से एचडीएफसी बैंक का भी रिटर्न 0 है, बट उसके पहले क्यों परफॉर्म वो अच्छा कर पाया? क्योंकि वो हर साल 20% से ग्रो करता है। तो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 13-14% है, 13% है, और एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ 20% है। सिमिलरली बजाज फाइनेंस, इंडिया का जीडीपी जो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 13-14% है, बजाज फाइनेंस का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 25 से 30%, 35% भी है किसी किसी साल में। तो वो डबल या 2.5x इंडिया पे ग्रो कर रहा है। तो आपको ग्रोथ को कहीं ना कहीं, आपको ग्रोथ को ही आपको ध्यान में रखना है, और ग्रोथ अगर किसी कंपनी में है तो उसकी शेयर प्राइस में डेफिनेटली आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सिर्फ रीजनेबल वैल्यूएशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग के लिए। तो सिर्फ वैल्यूएशन सस्ता होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी चल जाएगी। अगर वो कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो चाहे वो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, कैस्ट्रॉल, इवन मैंने भी कुछ 2 साल पहले थोड़ा बहुत लिया था, वो 140-150 गया तो हमने बेच दिया। वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वन ऑफ द फिनोमिनल है उसका, लेकिन उसका ग्रोथ ही नहीं है। वो एक सनसेट इंडस्ट्री है, राइट? धीरे धीरे वो इंडस्ट्री नीचे जा रही है, खत्म, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? तो सिमिलरली अगर कोई इंडस्ट्री का ग्रोथ चैलेंज हो गया है, सारे वैल्यूएशन सस्ते हैं, बट अगर ग्रोथ ही नहीं आनी है तो फिर वो शेयर प्राइस नहीं चलेगा। आई थिंक ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये सिर्फ अंकित के लिए नहीं है। अगर आप इतना भी ध्यान रख लोगे ना, तो आप अपनी फैमिली और अपने लिए अपनी लाइफ बना ले जाओगे। आप एक रूल रख लो, मेरे को कोई भी कंपनी जिसका ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट 13% से कम है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। आपकी लाइफ सेट है। आप इंडिया के किसी भी फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म कर सकते हो, ये मेरा चैलेंज है। आपको एक ही रूल रखना है कि आई विल नॉट इन्वेस्ट इन अ कंपनी विच इज ग्रोइंग लेस देन 13% पर एनम। ओके सर। सर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष का। निफ्टी पीएसई पे आपका आउटलुक मांग रहे हैं, स्पेशली ऑयल सेक्टर। ऑयल में तो क्या, अभी ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, कुछ एक आधा ड्रिलिंग कंपनीज हैं। अभी तो मेरा क्रूड पे तो व्यू थोड़ा सा बेरिश है दोस्त। अभी मैं क्या बोलूं आपको। अभी देखो गवर्नमेंट 159 में अभी कुछ बेच रही है अपना ओएनजीसी का स्टेक। गवर्नमेंट को रुका ही नहीं जा रहा है, वो रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को, उनको लग रहा है यही पे बेच देना चाहिए। क्यों बेच रहे हैं वो, आप उनको पूछो जाके, उनको इतनी जल्दी क्यों है? यानी गवर्नमेंट नहीं देख रही है क्रूड के भाव ऊपर ना, और गवर्नमेंट आप लोगों से, मेरे से ज्यादा समझदार है। हाँ, तो बस आपको मैंने आंसर कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष शर्मा का।
what should be the ideal stop loss level, percentage or moving average for me if target a 5 to 8% profit in any open position swing trading based on RS model? सो देखो आप क्या रख सकते हो नवनीत, इसको क्या बोल सकते हैं, ये बोलो कि देखो आप एटीआर का स्टॉप लॉस रख लो। Yes, जो sir. भी एटीआर का स्टॉप लॉस रख लो, डेली चार्ट पे आप एटीआर रख लो। अगर आपका नहीं है ताकत उतना रखने का तो आप आवरली चार्ट पे जो एटीआर का है वो स्टॉप लॉस रख लो। अभी उनको गूगल करने का लिंक दे देना कि वो एटीआर यूट्यूब पे जाके देख लेंगे, ठीक है? Okay, sir. अगर उनको एटीआर नहीं समझता रहेगा तो। Sure, sir. हम्म Sir, next question है दीपक का, हम्म telecom sector when 5G is in focus. Yes, so this is one of the sector where we have a serious position, and I have tweeted about it, and I'm speaking from like almost like last 24 months. So भारती में है थोड़ा इंटरेस्ट, और रिलायंस में तो एवरीबडी नोज कि है इंटरेस्ट, काफी बड़ा इंटरेस्ट है। सो यहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे काफी बड़ा हो रहा है, तो आप रखो पोजीशन। अब देखो दोनों स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, राइट? सो प्राइस इज टेलिंग यू समथिंग, डोंट गो अगेंस्ट इट। प्राइस में है कुछ ऐसा कि मतलब रुक ही नहीं रहे स्टॉक। रिलायंस ऑल टाइम हाई पे है, जब जब वो कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं रिसेशन आने वाला है, जबकि वो ट्रूली एक ग्लोबल कंपनी है। सो मेरे को कभी कभी हंसी आती है इन बच्चों पे कि ये लोग कैसे रिसेशन और ये सब बोल देते हैं जब ग्लोबल स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। सो रिलायंस इज मेकिंग ऑल टाइम हाई, भारती इज मेकिंग ऑल टाइम हाई, एंड आई हैव रियली बुलिश पोजीशन ऑन दीज टू स्टॉक्स। तो आप रख सकते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, और ओवरऑल सेक्टर काफी अच्छा है। जो भी 5G में है या जो भी कर रहे हैं, काफी अच्छा होने वाला है इधर। Okay, sir. Next नहीं question नहीं है, नहीं नहीं, आज नहीं बोल रहा हूँ। आई थिंक आप 24 महीने पहले पुराना नवनीत ट्वीट जो है आप वो थोड़ा रीट्वीट कर देना, नहीं तो yes sir, लोगों को sure लगेगा sir. कि आज बोल रहे हैं। और प्लीज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस मैं आपको अपडेट कर दूं, भारती में हम लोग 350, 370, 400 के से लॉन्ग है। रिलायंस में काफी नीचे, आई थिंक 1900 के आसपास है, उसके पहले 1300 से लॉन्ग है। सो प्लीज आप कल सुबह जाके मत खरीद लेना। आप हम्म 5-10% का डिप आए तो ही खरीदना। और एक और रूल है, लास्ट में मैं ऐड करूं, देखो मैं कभी अच्छे दिन ज्यादा नहीं खरीदता इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो मैं तभी खरीदता हूं जब सब जगह ब्लड बात हो, कोई नहीं खरीद रहा हो, जब खुद मुझे भी डर लग रहा हो, जब मैं खरीदने जा रहा हूं तो मुझे भी डर लग रहा हो, तब मैं खरीदता हूं, राइट? तो ये रूल जिस दिन बना लोगे ना कि जब जिस दिन आपको डर लगे खरीदने में, उस दिन आप खरीद रहे हो ना, तब आप असली इन्वेस्टर हो। अदरवाइज आप एक सिंपल सा, आप एक प्राइस एप्रिसिएशन लेके और फटाफट निकलना चाहते हो, और सिर्फ इन्वेस्टर बनने की एक तरीके से क्या बोलूं, आप थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो, या आप कह लो कि मतलब कर रहे हो कोशिश बस, बट आप इन्वेस्टर हो नहीं। yes sir. Next question है दीप का, sir wanted to know your view on housing sector. If the NFO of ICICI Prudential Housing focused is worth, what could be look out for in this space? सो एनएफओ का तो मैंने नहीं ट्रैक किया बच्चे, बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि यहां से ना हाउसिंग में काफी बड़ा पैसा बनेगा। और इसलिए आज अगर आप ट्वीट देखोगे तो एचडीएफसी ग्रुप पे एक ट्वीट गया है मेरा, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये सेक्टर मेरे से मिस हो गया। बहुत बड़ा पैसा बनेगा कुछ, लेकिन थोड़ा सा ना प्राइवेट फाइनेंशियल्स में ही रहना, वो गवर्नमेंट वाले में मत चले जाना, वो उसमें वो पैसा बनता नहीं है। मैंने भी बहुत कोशिश किया है वो छोटे छोटे कैनफिन वगैरह में, बट वो उसमें बड़ा पैसा बना नहीं। तो आप थोड़ा प्राइवेट फाइनेंशियल्स में ही रखो, और थोड़ा ध्यान रखो, ये स्पेस में है कुछ कुछ बड़ा हो रहा है, तो इसमें भी आप रख सकते हो। मतलब ये सेक्टर आपको सरप्राइज कर सकता है। थोड़ा सा आप थोड़ा इसके अराउंड ना, थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। अगले 2 साल में इलेक्शंस हैं, मुझे लगता है कि हाउसिंग को लेके एक दो छोटे छोटे रिफॉर्म्स आएंगे, तो वो ये सेक्टर को काफी अच्छा बूस्ट मिल सकता है आने वाले टाइम। Okay sir. Sir, सुभाष का अगला क्वेश्चन है, what should be the benchmark to exit from a short term holding in cash segment?
सो एक तो देखो हार्ड स्टॉप ये रखो कि यार देखो मैं ना काफी ग्लोबल ट्रेडर्स को स्टडी करता हूँ, सो चाहे वो मार्क मिनर्विनी हो, जिम रॉपेल हो, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े वाले हैं सबसे मतलब काफी मतलब मैंने सब कुछ ही देखा हुआ है, राइट। और मैं आपको बोल दूं या पॉल टूडर जोन्स हो, सबका एक हार्ड स्टॉप होता है। अगर एक होल्डिंग, अगर मेरी ट्रेडिंग पोजीशन है और उसमें अगर मेरा 8% से ज्यादा का लॉस है और अगर वो ट्रेडिंग पोजीशन है तो मुझे निकलना चाहिए, बिकॉज उसके बाद ना मेरा मैथ मेरे अगेंस्ट चला जाता है। बिकॉज अगर मैं किसी होल्डिंग पे अगर 20% का लॉस ले लेता हूं ना तो मेरे को नेक्स्ट टाइम 25% बनाना पड़ता है। और अगर किसी होल्डिंग पे मैं 50% का लॉस ले लेता हूं तो मेरे को नेक्स्ट टाइम उसको कवर करने के लिए 100% बनाना पड़ता है। तो क्या है, 8% का लॉस लेते हो ना तो मैथ आपके फेवर में है, उसको कवर करने के लिए रफली आपको 8.4 8.5 बनाना पड़ता है। उसके अगेंस्ट जैसे जाते 10% को कवर करने के लिए आपको नेक्स्ट ट्रेड पे 11% बनाना पड़ता है। सो आप कोशिश करो कि 8% पे निकल जाओ। नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड हो, आपके फेवर में हो, आपको सेटअप दिखे, अगर आपका प्रूवन सेटअप है तो फिर आप उसमें वापस से पोजीशन बना लो और थोड़ा स्टॉप लॉस। और 8% भी क्यों जाना, आप एक एटीआर का स्टॉप लॉस रखो ना, एटीआर 14 एक investing.com में प्लॉट करो और एटीआर प्लस 1.2 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रखो। एक साइंटिफिक वे है स्टॉप लॉस रखने का, और उस पे करो आप 10 में से 6-7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में कटेंगे 2:1, 2-3 में स्टॉप लॉस भी गया तो भी आप नेट में अच्छा पैसा आपको मिलेगा, आपका घर चल जाएगा, आपका फैमिली चल जाएगी, बहुत अच्छे से चल जाएगी। सर बीके का क्वेश्चन है, योर व्यू ऑन एफएमसीजी सेक्टर। सेक्टर थोड़ा ट्रबल में है यार, बिकॉज दिस पाम ऑयल एंड ऑल। बट आई थिंक अगर आप इन्वेस्टर हो तो 2-3 साल का व्यू है तो शायद ट्रबल टाइम में ही खरीद के लोगों ने पैसा बनाया है। अगर आप ट्रेडर हो तो वेट करो, अगर जब तक ये सेक्टर अपना जो है ईएमए 63 के ऊपर नहीं आता तब तक आप उसमें ट्रेड मत करो। अभी आपको अगर निफ्टी एफएमसीजी पे एक व्यू चाहिए तो मैं आपको इंडेक्स का लेवल दे देता हूं, आप उसको ध्यान में रखो, एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट होगा। जस्ट अ सेक, हाँ मैं आपको बोल देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ ऐसे ही होगा ऑलमोस्ट। देखो इसका ना 36,300 के ऊपर अगर जब भी एफएमसीजी इंडेक्स बंद आ जाता है 36,300 के ऊपर जिस दिन भी बंद आ जाएगा आप इसमें ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हो। जब तक इसके नीचे है तब तक आप एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए साल 2-3 साल के लिए स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हो। छोटा मोटा पैसा आपको इसमें भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है सेक्टर में। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है। कुछ लास्ट अगर क्वेरी लेनी है तो कुछ ऑडियंस से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नहीं तो लाइव। हाँ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, भव्य व्यास का क्वेश्चन है, योर व्यू ऑन पावर सेक्टर। पावर में ना गैस के प्राइसेस गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है, अभी 1-2 हफ्ते बाद पूछो। मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हूं, मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर पाऊंगा इसमें। मेरे को लगता है कि काफी लोग ना रिटेल भर गई है, सबने टाटा पावर ले लिया है, सबने एनटीपीसी ले लिया है, सबने जेएसडब्ल्यू एनर्जी ले लिया है। 2-3 साल पहले तक किसी के पास कोई पोजीशन नहीं थी, अब सबने भर लिया है तो अब दिक्कत आएगी। रिटेल की होल्डिंग पावर स्टॉक्स में ऊपर गई है, और जब भी रिटेल काफी ज्यादा किसी स्टॉक या सेक्टर में घुस जाता है ना वहां पे थोड़ी दिक्कत आ ही जाती है। जैसे पीछे एफएमसीजी में काफी रिटेल आ गया था तो देखो दिक्कत है ना। सिमिलरली एशियन पेंट में लास्ट काफी टाइम से रिटेल आ गया है तो उसमें भी दिक्कत आ ही रही है ना। सो भी यस सर। पावर को अवॉइड करो, पावर में कोई बहुत ज्यादा बड़ा बुलिश व्यू नहीं आया। ओके सर, गिरीश जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर गिरीश जी आप स्पीकर पे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और भी किसी को भी ऐड कर लो, आनंद को भी आप लोग क्वेरी भेज सकते हैं, वो भी आपको ऐड कर सकते हैं, आपको स्पीकर के तौर पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आपका माइक म्यूट पे है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। दूसरे को ऐड कर लो, कोई बात नहीं नवनीत, थोड़ा जल्दी ओ, करेंगे। ओके सर। सर एक मिस्टर एन का क्वेश्चन है, हाउ टू यूज वीवैप। ओके, सो देखो वीवैप नॉर्मली मैं जो यूज करता हूँ वो मैं 1-2 दिन की ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, और उसमें मैं आवरली चार्ट पे उसको यूज करता हूँ, और उसके साथ मेरे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेजेस रहते हैं, राइट। और वो थोड़ा सा प्रोप्राइटली मॉडल है, तो मैं पब्लिकली उसको शेयर नहीं करना चाहूंगा, बट आप आवरली पे यूज करो ना, आपको पैसा मिलेगा। ओके सर। सर एक पुतिन इज सुपर धासु करके हैंडल है, उनका सवाल है, आपका व्यू ऑन राइस स्टॉक्स। यार चलते तो है नहीं, केआरबीएल में मैनेजमेंट का इशू है, दावत में भी मैनेजमेंट पे केसेस हैं, उसमें सॉरी केआरबीएल में है, दावत की वैल्यूएशन सस्ती है, दावत के चार्ट स्ट्रक्चर भी ठीक है, बट यार मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं कि इनमें लिक्विडिटी का इशू है, मैं खरीदूं और बेचूंगा किसको फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इसलिए मैं छोटे स्टॉक ज्यादा करता नहीं हूं। कर सकते हो चार्ट स्ट्रक्चर दावत का ठीक है, केआरबीएल का तो अभी भी वैसा ही है। केआरबीएल अगर 200, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 220 के ऊपर जाए तो आप थोड़ा सोचो, उसके पहले कुछ भी नहीं है, इन स्टॉक्स में कुछ हो ही नहीं रहा है, पिछले 6 महीने से बिल्कुल साइडवेज है। कुछ होगा तो मेरे को दिखेगा तो मैं कुछ ना कुछ आप लोग को बोल दूंगा, इंडिकेशन तो दे ही दूंगा। ओके सर। देखो, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हेलो। हाँ राहुल जी प्लीज पूछिए। नमस्ते सर। सर ये अनलॉक थीम पे सर आपका व्यू क्या है सर? अभी इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे? राहुल देखो आप लेट हो, देखो होटल के स्टॉक भी 20-25% चल गए हैं, और वो गेमिंग वाले भी चल गए थोड़े से, वो कसिनो वाले भी, डेल्टा वगैरह भी काफी चल गए हैं। यस सर। कर सकते हो बट आप स्टॉप लॉस जरूर रखना। ओके सर। देखो, देखो क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या है कि देखो ट्रेडर को 8-10% ही कमाना होता है एक ट्रेड में, और अगर कोई स्टॉक हफ्ते में 20% चल गया है, जैसे इंडियन होटल या कोई और दूसरा होटल स्टॉक, अगर आप चढ़ोगे ना अभी उसको बाई करोगे, और अगर वो 5-7% कंसोलिडेशन में करेक्ट हो गया, अगर वो रिट्रेस हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यस। तो वो थोड़ा सा आपको चैलेंज आएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मैं एंट्री कब लूं। नेचुरली देखो ये अनलॉक वाली थीम स्ट्रांग है, और हमने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, बट थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि यार अब इतने चलने के बाद मैं एंट्री कहां करूं। थैंक यू। हेलो सर। हाँ, हाँ प्लीज पूछिए। हेलो सर। सर मैं आपको सर काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ सर। सर मैं ट्रेडिंग ओके, करता हूँ सर, ज़्यादातर BTST। ओके। आप मुझे थोड़ा बताओगे कि मैं अपनी ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, लाइक कि थोड़ा सा क्या फैक्टर्स मैं उसमें देखना और शुरू करूँ। देखो एक तो छोटा सा, एक आप जितने भी बीटीएसटी वाले हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने। तो बीटीएसटी का मतलब क्या होता है कि आपको ना पहले तो कोई भी सट्टे वाले स्टॉक में पोजीशन लेके नहीं जानी। सट्टे का मतलब जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, या जो कंपनीज थोड़ी सी खराब है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बीटीएसटी के लिए तो जो स्टॉक्स पिछले वीक का हाई क्रॉस कर रहे हो, लेट्स से आज वेंसडे है, लेकिन पिछले वीक का अगर कोई स्टॉक हाई काट रहा है, ठीक है, सो मैं उस पे जरूर ध्यान में रखूंगा। और अगर वो स्टॉक EMA 10, EMA 21, EMA 63 के ऊपर है, और उसका वीकली बेस आप नोट डाउन कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, हाँ जी सर। अगर उसका वीकली बेस 3 से 6 हफ्ते का है, तो एक परफेक्ट बाई कैंडिडेट आपके लिए बीटीएसटी के लिए हो सकता है। और मेरे लिए बीटीएसटी का मतलब एक आज लेने का और कल सुबह बेचने का नहीं होता। मैं बीटीएसटी का मतलब T+2 पकड़ता हूं, मतलब मैं आज बाई करूंगा तो लेट्स से मैं फ्राइडे को बेचूंगा या मंडे को बेचूंगा। तो आप अगर किसी स्टॉक में अगर सारे मूविंग एवरेजेस एक सिंक में है, वीकली बेस 4-6 हफ्ते का है, वॉल्यूम पिकअप ठीक ठाक है, अच्छा खासा ओआई बिल्ड हो रहा है, ठीक है, और प्लस कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे है,
तो अगर ये सब कॉम्बिनेशन है तो आप उसको BTST में ले जाओ, आपको अच्छा पैसा बनेगा। आप 0.5x ऑफ ATR वैल्यू आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और उसको पोजीशन को कैरी करो। नॉर्मली हम लोग अपने लिए तो यही करते हैं और ठीक ठाक पैसा आता है इसमें। एंड सर जैसे कि लाइक हम कितना एक वॉल्यूम हमारा क्या नहीं होना चाहिए? नहीं बच्चे एक एक क्वेश्चन है ना, बहुत लोग होंगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप एक ट्वीट में पूछ लेना। सर एक क्वेश्चन सर बस। हाँ प्लीज। जैसे कि ना सर मैं डिलीवरी परसेंटेज को मतलब काफी एक वो मानता हूँ अपने लिए कि एक थोड़ा इंडिकेशन दे देती है कि उसमें एक बिल्ड हो रहा है। ना ना मैं आपको रोक रहा हूँ। डिलीवरी परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज काफी मैनिपुलेटिव होती है, वो रिटेल को दिखाने के लिए होती है। सब कुछ सब कोई देखता है, तो उसकी वैल्यू, अगर कोई चीज सब कोई देखता है ना, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है स्टॉक मार्केट में वो 0 होती है। ओके सर, ओके सर। हाँ, आप बॉम्बे में जाओगे तो वॉल्यूम करने के ना रेट होते हैं। इंट्राडे में कोई ऑपरेटर को अपने स्टॉक में वॉल्यूम कराना है तो वो 2,000 रुपए पर करोड़ पे करता है। डिलीवरी में वॉल्यूम कराने होते हैं तो वो 13,000 या 15,000 रुपए पर करोड़ पे करता है। ठीक है, वो आपको फेक वॉल्यूम दिखा देंगे, आपको ट्रैप कर देंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे यार साहब ने तो बोला था डिलीवरी वॉल्यूम देके खरीदने का, ये चलता क्यों नहीं? ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये जो ओल्ड हैंड है वो समझ जाएंगे, जो बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है, तो थोड़ा ध्यान में रखने का, वो नहीं काम करता। ओके सर, थैंक यू सर। योगेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करण आप पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन मेटल सेक्टर पे है। सारे मेटल स्टॉक्स चल चुके हैं, सिर्फ सेल के अलावा, और जबकि राकेश सर ने भी इसमें पोजीशंस लिए हैं, तो क्या इसमें कुछ मतलब एग्जिट करना चाहिए? मेरी थोड़ी पोजीशंस हैं सेल में। नहीं चल, देखो वो भी चलेगा, बट प्रॉब्लम क्या है सेल के साथ ये है कि रिटेल उसमें, क्योंकि वो 98 रुपीज का आइटम है ना, 100 रुपए वाला, तो रिटेल काफी उसमें पोजीशन बना के बैठा है, राइट? तो और रिटेल कभी भी देखना बड़ा टिकट आइटम्स नहीं खरीदता, लेकिन 2,000 वाले शेयर नहीं लेंगे, 5,000 वाले नहीं लेंगे, वो 50-100 वाले लेंगे, राइट? तो वो एक चैलेंज है। प्लस उसका दूसरा चैलेंज क्या है कि वो PSU है। तो अभी थोड़ा देखो, आपको अगर पैसा कमाना है तो आप टाटा स्टील, JSW स्टील, इन सब में थोड़ा रखो ध्यान, उसमें भी पैसा बनेगा, लेकिन उसमें किस दिन बनेगा ये मैं आपको नहीं बोल सकता। वो एक ही दिन में, किसी दिन वो राकेश जी को 20% ले जाना होगा वो ले जाएंगे, या किसी और को ले जाना होगा, राइट? हाँ, वो उसी दिन चलेगा, और उस दिन कोई टाटा स्टील कुछ भी नहीं चलेगा, वही चलेगा। बट वो दिन कौन सा है वो मैं नहीं बोल सकता, इसलिए बेटर है कि हम लोग टाटा स्टील और JSW स्टील में दिमाग लगाए। थैंक यू सर। और मेटल सेक्टर्स के वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं, मैंने आपको बताया है। तो ये एक सेक्टर ऐसा है जहां पे आपको 5-10% की फॉल में आपको थोड़ा पोजीशन बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। विश आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, और योगेश जो भी ऑडिबल हो। आगे आगे भी ले लो जल्दी फटाफट। ऋतुराज का सवाल है इथेनॉल सेक्टर पे आपका व्यू। देखो एथेनॉल में आई थिंक मेरे ट्वीट के बाद 10-12% की करेक्शन आई थी सेक्टर में। अब क्योंकि मिड कैप वगैरह बुलिश है और तो थोड़ा बहुत आज कवरिंग भी आई है। सो आप देखो, आपको कंपनी पता होनी चाहिए। पैसा बनाना यहां से इतना आसान नहीं होगा। सारे रिटेल को इथेनॉल की स्टोरी पता है। इन्वेस्टर को पैसा बन जाएगा, ट्रेडर को बनाना बहुत मुश्किल होगा इस लेवल पे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। नमस्कार प्रकाश जी, इसमें जो आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो वो कैसे लेवल डिसाइड करें हम वीकली के लिए, ताकि मतलब थोड़ा रेगुलर इनकम बन जाए? देखो रेगुलर इनकम का तो मैं नहीं बोल सकता। देखो आपको ना कुछ देखो, मार्केट में बिना व्यू के तो आप ट्रेड कर नहीं सकते, राइट? तो आपको एक व्यू रखना पड़ेगा कि यार मेरा व्यू तेजी का है या मंदी का है, और उस साइड का डेल्टा आपको मैनेज करने आना चाहिए, राइट? और आप ये पकड़ सकते हो कि अगर पिछले वीक का जो भी स्विंग हाई है या स्विंग लो है, उसको आप एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, और उसके ऊपर नीचे अगर जाता है तो थोड़ी बहुत आप एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहो। या दूसरा एक मैं तरीका बता दूं, अगर EMA 10 अगर किसी भी समय मार्केट ब्रेक कर देता है, राइट, और आपका मान लो EMA 10 ब्रेक हो गया, तो पुट साइड में आपका रिस्क जरूर बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने पुट बेचा हुआ और कॉल बेचा हुआ, तो आप थोड़ा सा कॉल ज्यादा बेच लो या एट द मनी कॉल बेच लो, ठीक है, और पुट को थोड़ा कम कर लो।
बिकॉज EMA 10 ब्रेक होने के बाद नॉर्मली आप देखोगे कि एक छोटा सा ट्रेंडिंग मूव आपको डाउन साइड में देखने को मिलता है। सो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखो, कुछ मूविंग एवरेजेस ब्रेक, और EMA 63 ब्रेक होने के बाद आपको लाइफ में पुट की पोजीशन कभी नहीं रखनी है। EMA 63 डेज जिस दिन इंडेक्स पे ब्रेक हो जाए आपको पुट की पोजीशन नहीं रखनी है, और रखनी है तो आप साथ में इंडेक्स फ्यूचर बेच कर रखो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप बहुत थोड़ा दूर चले जाओ, राइट, दूर की पुटों में पोजीशन रखो और साथ में कुछ इंडेक्स में या एट द मनी कॉले बेच के रखो। आप EMA 63 ब्रेक होने के बाद डेल्टा को न्यूट्रल नहीं कर पाओगे, बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाए आप तो कर ही नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं, और जब मैं धुरंधर की बात करता हूं तो मैं हेज फंड्स की बात कर रहा हूं, वो मैनेज नहीं कर पाते, तो बाकी बच्चों का तो भूल ही जाए, आप नहीं मैनेज कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक चीज और, जितने भी बड़े क्रैश आते हैं ना वो आते हैं EMA 63 और EMA 200 के नीचे, ठीक है। तो जो भी आप जब भी मार्केट में देखोगे बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं, सो अगर आपने एक रूल रखा कि यार मैं इसके नीचे कोई ऑप्शन की राइटिंग की पोजीशन नहीं रखूंगा, तो आप बड़े क्रैशेस अपनी जिंदगी में अवॉइड कर सकते हो और आपकी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी बहुत स्मूथ हो सकती है। ये आपको मैंने आज $1 बिलियन की टिप दे दी है, ये सारे इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। द मोमेंट निफ्टी ब्रेक्स EMA 63 days, you should stop writing aggressive put options. As simple as that. You will save lots of money. और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आपके फेवर में आएगा तो आप बिल्कुल फ्रेश रहोगे और आप ट्रेड ले पाओगे। आप चाहे वो 2008 का क्रैश हो, 2013 का क्रैश हो, छोटा मोटा 2016 का क्रैश हो, 2020 का क्रैश हो, या अभी का छोटा मोटा क्रैश हो, आप हर ओकेजन पे देख लेना, क्योंकि EMA 63 डेज जैसे ही जाएगा वो आईवीज और आईवीज जो विक्स है, इंडिया विक्स, वो शूट अप कर जाएगा, और ऑप्शन की आईवीज इतनी अनाप शनाप बढ़ जाएंगी कि राइटर के अगेंस्ट में चीजें चली जाती हैं। नवनीत, आई थिंक सर बस एक लास्ट क्वेश्चन है, योर व्यू ऑन सेरामिक सेक्टर एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स। देखो लॉजिस्टिक्स के लिए चैलेंज है, बट ओवरऑल ना लॉजिस्टिक्स में मतलब चलेगा ये सेक्टर, ई कॉमर्स और इन सब चीजों की वजह से चलेगा, बट फ्यूल कॉस्ट और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर गई है। बट कुछ कंपनीज में ना आज मैं देख रहा था, ये एक सेक्टर हो सकता है जो आने वाले टाइम में थोड़ा मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, कुछ सेक्टर्स में आज ब्रेकआउट आ गया, आई डोंट नो कैसे आ गया $110 की क्रूड पे। तो जो मैं बोल रहा हूं ना कि मेरा व्यू क्रूड पे बियरिश है, मैं स्टॉक प्राइसेस देख के बोल रहा हूं, राइट। स्टॉक प्राइसेस ये बता रहे हैं कि क्रूड को नीचे आना पड़ेगा तभी ये स्टॉक चलेंगे, राइट। तो आप देखेंगे VRL लॉजिस्टिक्स में थोड़ा बाउंस आया है, एक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में थोड़ा बाउंस आया है, आई डोंट नो क्यों बाउंस आ रहा है, राइट। और ये कुछ छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम टाइप का कुछ पैटर्न बना रहा है VRL लॉजिस्टिक्स। इवन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने भी थोड़ा सा वैसा ही कुछ पैटर्न बनाया है। तो ये ऐसा क्यों बना रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ, देखो मुझे पता है बट मैं आपको बोलूंगा नहीं, बट कुछ तो कुछ हो रहा है, मतलब क्रूड बहुत नीचे जाने वाला है, ठीक है। यस सर, हो गए सर, डन ना। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट, एंड आप लोग अच्छा करें, बाकी हम लोग का सपोर्ट हमेशा रहेगा। और बहुत सारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स होंगे जिनका हम लोग आज क्वेश्चन नहीं ले पाए या उनको थोड़ा नहीं समझ में आया होगा बिकॉज हिंदी में था वेबिनार। सो नेक्स्ट टाइम जैसे हमने पिछली बार इंग्लिश में किया था, अगली बार इंग्लिश में करेंगे, तो ऐसा रोटेशन पे रखेंगे ताकि सारी ऑडियंस को समझ में आए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड अच्छा करें आप लोग, पॉजिटिविटी बनाए रखें और अपने घर में माँ बाप, वाइफ, बच्चे सबका ख्याल रखें और सबकी थोड़ी इज्जत करें और अच्छे इंसान बने। ट्रेडर आप देर सवेर अच्छा बन ही जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।